बड़ा अधिकारी हरियाणा में डीजीपी के बाद सेकंड पोस्ट है एडीजीपी। तो अगर वो सुसाइड कर रहे हैं और उसके बाद भी उनको उनके जो सुसाइड नोट में नाम है उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, सरकार खुल के सामने नहीं आ रही, अगर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो ये इस बात को भी आप मान करके चलो कि भाई उसको न्याय मिलने की उम्मीदें कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक तरह से मामला खत्म ही हो जाता है कि भाई कुछ खाप पंचायतें या खाप संगठन सामने आए या कुछ लोग सामने आए जिन्होंने एसपी के फेवर में ये बात करी। और मैंने भी देखा बहुत सारों को बात करते हुए कि एसपी को बली का बकरा गलत बनाया जाने लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे भूमिका शुरू होती है, आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे कुछ खाप प्रतिनिधि और कुछ जो बिजराइया जी अपने एसपी हैं उनके समाज के लोगों ने यहाँ पे धरना दिया और प्रशासन को चेताया भी और उनसे मांग भी की। उनकी तो मुख्य टारगेट पे सबसे पहले डीजीपी हरियाणा है और इन्होंने उसको जो दलित वर्सेस सरकार था ये उसको दलित वर्सेस खाप बनाने में उतारू हो गए। तो एक बात बताओ आप, क्या आपको ये एक रूटीन की और सामान्य प्रक्रिया लगती है? क्या आपको लगता है कि भाई हमारे देश में ऐसा राम राज आ गया कि भाई एडीजीपी के खिलाफ एक आदमी ने शिकायत दी और रूटीन की प्रक्रिया है, ठीक है भाई पर्चा दे दो, इनको जेल में डालो और उनको ही बुला लो? तो उनके साथ गलत तो हुआ है और वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे थे। अब एकदम से सुसाइड का फैसला कोई एकदम से नहीं ले लेता, वो धीरे धीरे करके आदमी इस डिसीजन तक पहुंचता है। जब उसको पढ़े लिखे थे, इनकी पत्नी ने जो आईएएस ऑफिसर उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि वो अम्बेडकरवादी थे। जो लोग पढ़े लिखे और अम्बेडकर जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते हो, निष्ठा उनका जो डेडिकेशन होता है वो संविधान के प्रति ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि तुम संविधान और कानून के दम पे तुम अपने हक ले सकते हो। यहाँ मेरे को वही केस लग रहा है कि उन्होंने सिस्टम से टकराए होंगे वो। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार केस को लेकर और हमारे खास मेहमान स्टूडियो में है मकड़ोली गांव से पूर्व सरपंच सुमित मकड़ोली। सुमित मकड़ोली सरपंच के साथ साथ एक प्रबुद्ध व्यक्ति भी है, जागरूक इंसान भी है और ब्लॉगर भी है, लिखता भी अच्छे हैं और समाज के हर वर्ग को पर पैनी नज़र रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वाई पूरन कुमार केस में जिस तरीके से ये कानूनी और प्रशासनिक मामला के साथ साथ सामाजिक तौर पे भी ये कई भागों में बंटता दिख रहा है ये केस, तो हम इस पर विचार लेंगे, बातचीत करेंगे सरपंच साहब से। सुमित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते भाई साहब, और आपको भी नमस्कार और धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और आपके हरियाणा टॉक के जितने भी हमारे दर्शक साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन तक भी आपके इस चैनल के माध्यम से नमस्कार राम राम पूछा रहा हूँ। अच्छा, हम इसमें ना ज़्यादा लाग लपेट को छोड़ते हुए सीधे हम इस पे बातें हैं मामले पे। ठीक बात है। तो अभी आप आज 7वां दिन हो गया है और डेड बॉडी जो है वाई के पूरन कुमार की जो आईपीएस अधिकारी है उनकी डेड बॉडी का ना पोस्टमार्टम हुआ है ना संस्कार हुआ है। और आप देखते होंगे कि रोज़ाना धरने प्रदर्शन और महापंचायत खाप इकट्ठी हो रही है, तो इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? इसमें मैं ओपी भाई यहाँ से शुरुआत करूँगा। मेरी उम्र 40 साल हो गई और ऐसे अनेक केस हमने देखे कि कोई मर्डर हो जाओ, कोई एक्सीडेंट हो जाओ, कोई दुर्घटना होगी, ये हमारा जो संविधान को, कानून को, ये इसकी कमजोरी है कि हमें न्याय लेने के लिए एक आदमी जो चला गया धरती से, उसकी डेड बॉडी को उसकी अंत्येष्टि होने से रोकना पड़ता है। उसको रोड पे रख के बैठेंगे, धरना देंगे, 5-5, 7-7, 15-15, 20-20 दिन तक ऐसे केस हैं कि जब उनका अंत्येष्टि अंतिम संस्कार नहीं करा। और अगर उसका अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो ये इस बात को भी आप मान करके चलो कि भाई उसको न्याय मिलने की उम्मीदें कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। एक तरह से मामला खत्म ही हो जाता है। तो ये हमारे कानून की लचर कार्यशैली है
कि हमें जबरदस्ती और उस डेड बॉडी का बुरा हाल करके उसको लाश को सड़ा करके न्याय की मांग रखनी पड़ रही। तो मैं पहली तो मेरी आपत्ति हमारे सिस्टम के खिलाफ ये है। और जो बात आपने कही कि इसको कैसे हम देख रहे हैं, दूसरा इसमें ये निकल के आता है कि जब इतना बड़ा अधिकारी, हरियाणा में डीजीपी के बाद सेकंड पोस्ट है एडीजीपी, तो अगर वो सुसाइड कर रहे हैं और उसके बाद भी उनको उनके जो सुसाइड नोट में नाम है उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, सरकार खुल के सामने नहीं आ रही, भाई ठीक है आप कार्रवाई ना करो, कम से कम कोई जांच को आगे बढ़ाओ, कुछ तो करो, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। ये भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे समाज के लिए। क्या वो अनुसूचित जाति से थे? ये एक कारण है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही या कमज़ोर हो रही है, इसको क्या देखते? क्योंकि जैसे समाज के लोग या अनुसूचित जाति के लोग, अलग अलग संगठन है, चंडीगढ़ में महापंचायत हुई, फिर रोहतक में संगठन सामने आए, एसपी आवास के बाहर धरना भी दिया। वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ ना, हम अनुसूचित जाति के अफसर थे, इसलिए जो है सरकार ऐसे अधिकारियों को, अब आरोपियों को बचा रही है। देखो, जो अलग अलग संगठन और परिवार के लोग हैं उनका कहना बनता भी है, लेकिन मेरे को, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर मेरे से आप पूछो, मेरे को लगता है कि यहाँ पे किसी भी जाति का अगर ये अफसर होता तो सरकार की तरफ से रवैया ऐसा ही ढीलमोल रहना था और उस पर कोई एक्शन नहीं होना था। ये जो अपना अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे, इनकी पत्नी ने जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि वो अम्बेडकरवादी थे। जो लोग पढ़े लिखे और अम्बेडकर जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते हों, वो ये सोच के चलते हैं कि भाई हम एक ऐसे तबके से उठ करके पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी जो निष्ठा, उनका जो डेडिकेशन होता है वो संविधान के प्रति ज़्यादा होता है। उनको ये लगता है कि तुम संविधान और कानून के दम पे तुम अपने हक ले सकते हो। यहाँ मेरे को वही केस लग रहा है कि उन्होंने सिस्टम से टकराए होंगे। वो जैसे उनके सुसाइड नोट से भी निकल करके आया कि उन्होंने जो हमारे राजेश खुल्लर जी हैं उनसे भी वो 2 बार जाके मिले, शिकायत कर करके आए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था ये कि भाई हम अपने हक ले लेंगे या हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। सुसाइड नोट में तो सरपंच साहब आप देख रहे हैं कि 8-10 जो पेज का जो भी सुसाइड नोट है, उसमें तो उन्होंने बताया कि 5, 7, 10 साल तक हो चुके थे। उनको ऐसे ही हरासमेंट किया जाता था, कभी प्रमोशन को लेके, कभी पोस्टिंग को लेके, कभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जिक्र भी किया गया है। तो ये एक इतने बड़े उच्च अधिकारी सुसाइड तक पहुंच गए, तो क्या ये पहले से ही मतलब वो इतने हरास हो गए थे कि भाई वो अब कोई रास्ता नहीं बचा था इसके? देखो, लड़ाई तो उन्होंने लड़ी है और वो बाकायदा उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि भाई इतने साल से मेरे को हरास किया जाने लग रहा था और विभाग में छोटे बड़े अधिकारी वो कोऑपरेटिव नहीं थे उनको लेकर के, उनकी बात की सुनवाई नहीं थी, उनको नज़रअंदाज किया जाता था, अनदेखी होती थी। और अगर किसी को लगता है कि उनके सुसाइड नोट में उन्होंने झूठ बोल रखा है, तो वह राजेश खुल्लर तो इतने बड़े अधिकारी पहली नंबर पे हैं, वो खुल करके सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं ना कि भाई मेरे पास दिवंगत जो आईपीएस थे वो नहीं आए थे। इसका मतलब गए थे और गए थे, उनके साथ कुछ गलत हुआ तभी गए होंगे। तो उनके साथ गलत तो हुआ है और वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे थे। अब एकदम से सुसाइड का फैसला कोई एकदम से नहीं ले लेता, वो धीरे धीरे करके आदमी इस डिसीजन तक पहुंचता है जब उसको लगता है कि तेरे सारे रास्ते बंद हो गए। अब जैसे सुनने में आया कि उनके खिलाफ उनके कोई गनमैन को पकड़ा गया, कोई मंथली आरोप था सुशील कुमार, हाँ, किसी शराब कारोबारी से वो मंथली मांगने की चर्चाएं थी और उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, एडीजीपी का भी नाम आ गया। मैं तो हैरान हूँ इस बात को लेकर के कि मैं 5-7 साल इस गांव का सरपंच रहा, ऐसे अनेक केस हमारे सामने आए हैं कि जब समाज में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होया हो, उसको थ्रेट आ रखी हो, कोई ठड आदमी उसने भाई धमकाता हो या उसका शोषण कर रखा हो लेकिन पैसे वापस ना देता हो, वो शिकायत लेकर थाने में चला जाए और उसका पर्चा दर्ज हो जाओ। इतना आसानी से तो पर्चे दर्ज नहीं होते। आप अगर कोई ऐसे करप्ट है, वो अपनी कुर्सी का, अपनी पावर का अगर गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो किसी से मंथली मांगता हो, तो एक बार एसएचओ के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा कर देख लो, ये पुलिस पर्चा ही दर्ज नहीं करेगी।
जिले का एसपी अपने एसएचओ के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होने देगा, चाहे उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, चाहे बीच का रास्ता निकलना पड़े। तो जहां एफआईआर दर्ज करवाना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और इस मामले में जो है एडीजीपी के जो गनमैन थे, एसएचओ ने उनके खिलाफ न केवल एफआईआर की बल्कि उनको अरेस्ट करके जेल में भी डाल दिया, जेल में भेज दिया। और तो एक बात बताओ आप, क्या आपको ये एक रूटीन की और सामान्य प्रक्रिया लगती है? क्या आपको लगता है कि भाई हमारे देश में ऐसा राम राज आ गया कि भाई एडीजीपी के खिलाफ एक आदमी ने शिकायत दी और रूटीन की प्रक्रिया है, ठीक है भाई पर्चा देकर इनको जेल में डालो और उनको ही बुला लो? ये हुआ तो बड़ा प्लानिंग से है, मतलब सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है ये। और इसमें मैं एक चीज़ और भी कहूँगा, ये जो हमारे रोहतक के एसपी थे, ये डिसीजन अकेले वो भी नहीं ले सकते। आप भी इस बात को महसूस कर पाएंगे, ये इतना छोटा डिसीजन नहीं था ये। नहीं, देखो जो अनुसूचित जाति के जो संगठन है, परिवार के भी जो लोग हैं, आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार के, उनकी दो ही अधिकारियों पे ज़्यादा वो है कि एक तो जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एक रोहतक के एसपी, इन लोगों पे कार्रवाई हो, इनकी गिरफ्तारी हो और इनके खिलाफ एफआईआर हो, इनको सस्पेंड किया जाए। अभी आप ये देखें, जब ये मामला पूरा बढ़ा, जब प्रेशर आया सरकार पे, शासन से, प्रशासन पे, तो रोहतक के एसपी को रोहतक जिले से हटाया गया है, ना कि उनको कोई सस्पेंड भी नहीं किया, उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं की। ये एक रूटीन प्रोसेस भी हो सकता है, किसी भी जिले से कहीं पे भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, किसी भी जिले में आप कहीं पे भेज सकते हैं, हेड ऑफिस में भेज सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भूमिका शुरू होती है, आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे कुछ खाप प्रतिनिधि और कुछ जो बिजराइया जी अपने एसपी हैं, उनके समाज के लोगों ने यहाँ पे धरना दिया और प्रशासन को चेताया भी और उनसे मांग भी की कि भाई गलत नहीं होना चाहिए। तो गलत तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो इस मामले को आप कैसे देखते, क्योंकि आप तो खापों को भी नज़दीक से समझते हैं, खाप प्रतिनिधियों के साथ भी आप काफ़ी खापे की जो बैठकें हैं वो आपने अटेंड भी की है, आप समाज को भी बहुत, क्योंकि हम सब लोकल ही हैं तो सब चीज़ों को देखते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, ये मामला है जो? देखो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी आप बात कर रहे थे कि ये एडीजीपी के खिलाफ या उनके गनमैन के खिलाफ पर्चा दर्ज होना, गिरफ्तारी होना, ये डिसीजन अकेले एसपी का नहीं था। एसपी ने अपने डीजीपी की नॉलेज में, संज्ञान में लाए बगैर ये कदम नहीं उठाया, पहली बात। और जो संगठन ये कह रहे हैं कि इन दो लोगों को, भाई रोहतक के एसपी को और डीजीपी को, भाई ताज़ा घटनाक्रम अभी मौके पे जो डीजीपी और जो एसपी हैं उनका फोकस इन दो के ऊपर है। और देखा जाए तो अगर उत्पीड़न की भेदभाव की या पक्षपात की अगर बात करें तो नाम तो उन्होंने बहुत सारों के लिख रखे हैं। हाँ। लेकिन 14-15 लोगों के नाम है। लेकिन अभी मौके पे डीजीपी कौन है और एसपी कौन है, तो लोगों का गुस्सा इनको लेकर के ज्यादा है, इन दो अफसरों पे है। हाँ। सेकंड बात जो अब आई कि भाई कुछ खाप पंचायतें या खाप संगठन सामने आए या कुछ लोग सामने आए जिन्होंने एसपी के फेवर में ये बात करी, और मैंने भी देखा बहुत सारों को बात करते हुए कि एसपी को बल्ली का बकरा गलत बनाया जाने लग रहा है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि बल्ली का बकरा अब से पहले बना क्या दिया। जैसे आपने बताया कि भाई तो रूटीन की प्रोसेस है, जहां जिस व्यक्ति के खिलाफ गुस्सा हो या विभाग में, उसको एक बार आप थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए छुटपुट कार्रवाई आप रूटीन की करते हुए उसी का हिस्सा है। उनको मौके पे एक बार एसपी हटा भी दिया गया। मनीषा हत्याकांड हुआ था, वहाँ भी एसपी और एसएचओ वगैरह सबका तबादला कर दिया गया था। इस केवल इतने कोई आधार मान के ये कहना कि बल्ली का बकरा बना दिया गया, तो बल्ली ना तो किसी की अभी बल्ली हुई है, ना कोई एक्शन होया है। और जो लोग यहाँ पे इस बात को लेकर के कूदे हैं, खाप के नाम पे आगे आए हैं, खाप में मुख्य जो खापे हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान हैं, वो हमने नहीं देखे। एक दो आदमी जो सामने आए हैं वो पता नहीं एसपी साहब का फेवर के आदमी, नज़दीक के आदमी रहे होंगे, उनके मोह में चले गए, प्रेम में चले गए, अपनेपन में चले गए। मेरे को तो ये लगता है कि उन्होंने उनका नुकसान ही किया है, क्योंकि जो दलित संगठन या जितने भी संगठन या परिवार के लोग जो आज तक अपनी मांग लेकर हट पे अड़े बैठे हैं, उनकी तो मुख्य टारगेट पे सबसे पहले डीजीपी हरियाणा है। और इन्होंने उसको जो दलित वर्सेस सरकार था, ये उसको दलित वर्सेस खाप बनाने में उतारू हो गए।
और ये संदेश गलत गया है, और उनकी जो जिसने भी जिसका भी ये डिसीजन था उसका ये डिसीजन गलत था। क्या इससे समाज बटेगा ऐसी घटनाओं से? समाज देखो पता है क्या है, मैसेज, वो बात है कि मैसेज बड़ा हो जाता है, एक्शन क्या है नीचे नीचे लोग उसको उतना मानेंगे कि नहीं मानेंगे। खापों की इस फैसले के बाद या इस हरकत के बाद जो एक दो आदमी गए थे, उनको ट्रोल करने वाले ज्यादा हैं, उनको उलाना देने वाले ज्यादा हैं, लेकिन एक मैसेज बड़ा लंबा चौड़ा जिन्होंने फूट फैलानी है, जिन्होंने राजनीति करनी है। अब दलित संगठनों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे वो कलसन है कोई, जो रजत कलसन है, उन्होंने भी इस बात को आधार बना के लोगों के बीच में, दो जातियों के बीच में जहर भरना शुरू कर दिया। तो जिन लोगों ने पॉलिटिक्स करनी है, जिन लोगों ने समाज में जहर भरना है ना, फूट डालनी है, उन लोगों के लिए तो बहाना, उनको तो बहाना मिल गया ना, और ये गलत है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या आती है कि पूरा का पूरा प्रकरण पुलिस विभाग के भीतर का है, बाहर का तो कुछ है ही नहीं। जिनके खिलाफ शिकायत है वो भी पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी हैं, जिनने सुसाइड किया वो भी पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने अपने ही विभाग के लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, या फिर उन्होंने ये बताया कि भाई मैं राजेश खुल्लर के पास गया था, मैंने सरकार के लोगों के पास। तो जो हमारी जो है ना प्रशासनिक ढांचा है, ये लड़ाई उसके भीतर भीतर की थी। इसको अगर आप ग्राउंड पे जातियों में लेकर के आगे तो ये गलत है। खापों का तो एक अपना इतिहास रहा है, तो खापों की कोई क्या प्रोसीजर होता है ये भाई? जैसे कोई भी किसी भी संगठन को, जैसे कोई भी दुर्घटना होती है देश में प्रदेश में, तो उसमें कई बार बात जाता है कि फला खाप ने इसमें समर्थन दे दिया है या इसका विरोध कर दिया है। तो ये खापों के कोई संवैधानिक कोई मैकेनिज्म कैसे काम करता है? कौन इनके, जैसे तपा होता है, खाप होती है, इनके प्रधान कैसे बनते हैं? क्योंकि कोई तो जिम्मेदार आदमी इसमें हो ना, कि जिसका ये मैसेज आए कि ये फला खाप का प्रतिनिधि है या प्रधान है, महासचिव है, कुछ तो है। तो इसको आप कैसे देखते हो? खापों का मैकेनिज्म एक टाइम पे जो होया करता कि इतने बड़े एरिया में जिस कल्चर के लोग हैं, जैसे तपा या नौगामा, अठगामा या 12 गांवों का एक ग्रुप, जिन लोगों के तालमेल, आना जाना, उठ बैठ गोत के आधार पे, या जिन लोगों को एक दूसरे की जरूरत होया करती, या जिन लोगों का एक अपनी बोली, अलग अलग चीज़ों पे ये चीज़ें बट बट करके बने हुए थे। और उसमें प्रधान किसको बनाया जाए, वो सभी की सामूहिक सहमति से और स्वीकार्यता, किस आदमी की स्वीकार्यता और डिजर्व कौन करता है, और जो हमारे को बेहतरी से रिप्रेजेंट कौन करता है, और जो निष्पक्ष आदमी हो, जो अगर सामने भाई की भी गलती है तो अपने भाई की गलती उठ करके बता दे, ऐसे लोगों को प्रधान चुना जाया करता। और वो करा क्या करते कि कोई भी अगर मतभेद समाज में हो गए, किसी के साथ गलत हो गया, अन्याय हो गया, या दो भाइयों के बीच में फूट होगी, लड़ाई होगी, या कोई सामाजिक जो हमारा ढांचा उसको तोड़ने वाली कोई घटना होगी, तो मिल बैठ करके उसका समाधान करा करते। अब वो कोई बुराई भी नहीं इन चीजों में। हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है खापे, जैसे भाई किसी मामले को खत्म ही करना है तो सजा भी दे देते थे, सामाजिक तौर पे सामाजिक सजा भी दे देते थे, और लोग उनकी बातों को मानते भी थे। उन्होंने जो आदेश कर दिया उसको टालते भी नहीं थे। अब आप केवल खापों के नहीं, आप हमारे खालसा जो पंथ है, जो सिख पंथ है, उसकी बात करो। पिछले दौरान अकाल तख्त ने अपने सुखबीर बादल को सजा दे दी कि आप वहाँ सेवा करेंगे, जूते साफ करेंगे, बर्तन साफ करेंगे। हालांकि वो तो उनके रूटीन की कार सेवा में आता है। उसके अलावा उन्होंने ये कह दिया कि आप उसके गुरुद्वारे के बाहर अपने तख्ती डाल करके वहाँ पे बैठेंगे। तो वो कोई संवैधानिक प्रक्रिया थोड़ी थी, लेकिन वो उनके अकाल तख्त की अपनी एक थी, उसको सुखबीर बादल ने एडमिट भी किया और माना, और वो अपने तख्ती डाल करके वहाँ पे बैठे। तो वो भी एक तरह का खाप सिस्टम या भाईचारा या आपस की सहमति से एक चीज बीच का रास्ता निकलना, या किसी को सजा देना, मतलब एक सामाजिक व्यवस्था बना रखी है, एक सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था बना रखी है, व्यवस्था से, और अगले बंदे को एहसास कराना कि तू इस सिस्टम से बड़ा नहीं है। अब पुलिस विभाग पे आप आ जाओ, रोहतक में आप अगर जाओगे, जितने भी थाने हैं वहां बाद में भी एक व्यवस्था है मित्र कक्ष की। तो दो ग्रुप जब झगड़ा करके वहां पे आते हैं तो उनको मित्र कक्ष में बैठा करके उनकी काउंसलिंग करी जाती है, और बीच का रास्ता निकालने पे काम होता है। इवन यहाँ हमारे एसपी ऑफिस में तो एक अलग काउंसलिंग के लिए सेंटर बना रखा है। शहर के गणमान्य लोगों को
उनकी ड्यूटी और जिम्मेवारी दे रखी है। CLG ग्रुप ऐसे कुछ बना ऐसे रखा है। ग्रुप है। और वो क्या करते हैं कि भाई मियाँ बीवी का झगड़ा है, दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, उनको तारीख दे दी, आप वहाँ आओ और उनकी काउंसलिंग हो और बीच का रास्ता निकल जाए, तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ FIR ना करनी पड़े, तुम्हें कोर्ट में ना जाना पड़े। तो अब अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो भी तो एक तरह की खापी है जो बाहर से काम कर रही हैं। और वो तो पुलिस प्रशासन ने उस सिस्टम को हाँ, बना उसको रखा है। अप्रूवल दे रखी है, अप्रूवल दे रखी है। और वो रोहतक के SP की मॉनिटरिंग में और सुपरविजन में होती है सारी चीजें, उनके संज्ञान में होता है सारा कम्युनिटी लाइजन ग्रुप करके ऐसा कुछ है। हाँ, और उसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं कि गांव देहात से जब जितने भी झगड़े होते हैं, FIR होती हैं, FIR तो चलो बाद की बात है, मतलब कि शिकायत जाती है, दरखास्त जाती है किसी के खिलाफ, तो थाने में जितनी सबसे ज्यादा एनर्जी इस बात पे खर्च होती है कि आप FIR तक ना जाओ, उससे पहले अपने मसले को हल कर लो। और FIR जितनी कटती है उससे कई गुना ज्यादा मसले तो FIR कटने से पहले दरखास्त उठा ली जाती हैं। हमने अपने सरपंच के कार्यकाल के दौरान देखा, कुछ छिटपुट एक आधा केस ऐसा रहा होगा कि हम चीज़ें मैनेज नहीं कर पाए होंगे, दोनों पक्षों को नहीं समझा पाए होंगे और फाइनली FIR कटी होगी। अदरवाइज तो मोस्टली केसेस ऐसे रहे कि हमने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके उनके बीच का रास्ता निकाल करके उनको सहमत कर लिया। तो जो खाप है ना, वो खाप मैकेनिज्म यही तो है। तो अब इनका कोई, जैसे अब तो कोई भी जाके कह देता है कि मैं फला खाप से हूँ। अब इसमें राजनीति घुस गई ना, राजनीति जब से पॉलिटिशियन के साथ कनेक्ट होकर के सब ने अपने फायदे की बातें करना शुरू कर दिया, ये अपनी पॉलिटिकल राइजनिंग रखने लगे और उस हिसाब से अपनी सक्रियता दिखाते हैं। जानबूझ करके भाग के मतलब कि अनावश्यक तौर पे भी एंट्री करके उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसमें घुसपैठ हुई है। बहुत सारी खापें ऐसी हैं कि उन खापों में एक एक नहीं, दो दो प्रधान है, किसी किसी में तीन तीन प्रधान भी दावा ये जताते हैं कि भाई मैं भी प्रधान हूँ, मैं भी प्रधान हूँ। वो है क्या, वो अपना बस ठीक है उस पद के नाम का अपना बेनिफिट उठाने वाली बातें हैं। मतलब किसी मुद्दे को, छोटे मुद्दे को बड़ा बनाना हो तो खाप को उसमें कनेक्ट कर दे। हाँ, उसको आमतौर पर आप देखोगे ना, ये जितने भी खाप प्रधान हैं, मैं सब नहीं कहता, ऐसे आदमी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं और जो समाज में खड़े भी पाए हैं। हमारे को भी कई बार जरूरत पड़ जाओ तो हम अगर फ़ोन करते हैं तो वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि बस ठीक है, मेरे पास एक टैग होना चाहिए, टैग हो गया, उस टैग में ही अपना खुश रहो, करना कुछ है नहीं, और उसका फ़ायदा उठा करके आप राजनेताओं के साथ कनेक्ट होकर रहो, अपना प्रभाव जमाओ और फ़ायदा उठाओ। नहीं, खापों का देखो मजबूती भी होती है। खापों ने कई ऐसे एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे हम पिछले उसमें जब ये किसान आंदोलन चला तो जब खापे जब ये आंदोलन जो कमज़ोर होता दिखा और ये दिखा कि भाई ये समाप्त हो जाएगा, सरकार नहीं मान रही, तो खापों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई और एकदम से आंदोलन को जो कमज़ोर हो गया था उसको बिल्कुल बूम दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि खापों की अच्छी भूमिका भी है, अच्छी भूमिका भी है, लेकिन उसी खाप के नाम पे बहुत सारे लोग ऐसे भी तो ना कि घुसपैठ करके फ़ायदा उठा जाते हैं। अब इसी प्रकरण में आप देख लो ना कि हमारा टारगेट देखो, जात पात कोई मैटर नहीं करती। अगर अव्यवस्थाएं हैं, अराजकता है, विसंगतियां हैं, पक्षपात हो, किसी के साथ भी हो सके है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, आप अपने से बड़े नेता या बड़े अधिकारी को जी हुजूरी नहीं करते हो, सलाम में नहीं ठोकते हो, और वो आपके साथ दुर्व्यवहार करने लग जाए, वो आपके साथ भेदभाव करने लग जाए, वो आपको रिलैक्स देने से मना कर दे, ये तो होगा पुलिस विभाग, जहाँ बहुत ताकतें हैं अधिकारियों के पास। आप एक छोटे से स्कूल में चले जाओ, अगर एक टीचर प्रिंसिपल को नमस्ते नहीं करती तो वो भी उससे खुन्नस रखने लग जाती है और उसको मतलब मिसबिहेव करना या अनदेखी करना, मतलब कहीं ना कहीं उनका नुकसान करने का प्रयास किया जाएगा अपनी पहुंच के हिसाब से, अपनी पोस्ट के हिसाब से। एक को रिलैक्स दे देना, एक को आप वर्कलोड उसका बढ़ा दोगे या उसको टोका टाकी, जितना उसके दायरे में आता है उतना उसको आप नुकसान पहुंचाने की। तो आप तो गांव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, लोगों में आप जैसे यंग है तो एक ऐसे सर्कल में भी रहते हैं, यूथ में भी, और
कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई आप कोई एक ही जाति या धर्म के लोग होंगे, आप तो अलग अलग लोगों के बीच में रहते हैं। इस पूरे केस को लेके आम लोगों में चर्चा क्या है? आम लोगों में चर्चा, एक तो नैरेटिव ये सेट कर दिया गया कि इतना बड़ा ऑफिसर था, दलित कैसे हो सकता है, जिसकी वही पत्नी आईएएस है वो फिर भी दलित है, मतलब इस टाइप का नैरेटिव सेट कर दिया। और एक छोटा अधिकारी यानी कि एसपी बड़े अधिकारी का प्रताड़ित कैसे कर सकता है, वो नैरेटिव एक जगह से प्लांट होया, लोग उसको आगे से आगे बढ़ाते चले गए, जबकि वो गहराई से इस पे मंथन नहीं करते कि भाई पर्चा जो उसके खिलाफ दर्ज हुआ है डीजीपी के खिलाफ, वो पर्चा तो एसपी की नॉलेज में हुआ है, एसपी के आदेश पे ही तो है। तो अधिकारी छोटा है या बड़ा है, वो अब कोई कहे कि वो किस थाने में होया, कि वो फला थाने में होया, फला थाने में मुंशी कौन था, मुंशी तो बहुत छोटा पद है। वहाँ आईओ कौन था, आईओ कौन है, एक कांस्टेबल है। अब कोई कहे कि एक कांस्टेबल एक एडीजीपी के खिलाफ कैसे वो कर सके है। भाई जब आप एक चीज बड़ी प्लानिंग से कर रहे हो, आईओ भी किसी के आदेश का पालन कर रहा है, मुंशी भी किसी के आदेश का पालन करने लग रहा है, और होश कैसे ही एसपी ने भी किसी के आदेश का पालन करा हो। तो ये जो नैरेटिव जो फैलाया गया कि भाई एक छोटा अधिकारी बड़े का उत्पीड़न कैसे कर सके हैं, उसका उत्पीड़न एसपी ने नहीं किया, उसका उत्पीड़न हमारे सिस्टम ने किया, क्योंकि वो मुखालफत अधिकारी रहा, वो शिकायतें करता रहा, वो अपने हक की बात करता रहा, और जब फाइनली उसने देखा कि भाई तेरे को सपोर्ट तो कहीं से मिल नहीं रही, उल्टा तेरे को उलझाया जाने लग रहा है, वो टूट गया, उसने सरेंडर कर दिया। और उसने सरेंडर सिस्टम के आगे नहीं करा, उसने तो अपने जीवन के आगे ही सरेंडर कर दिया, उसने सुसाइड का रास्ता चुना। नहीं, सामाजिक तौर पे कैसा देख रहे हैं? क्योंकि जैसे एक तरफ अनुसूचित जाति के लोग हैं, एक तरफ कुछ अलग अलग जातियों के जनरल कैटेगरी के लोग हैं। देखो जाति फैक्टर इसमें बड़ा काम दिख रहा है, जमीन पे इसका असर दिखाई दे रहा है। हाँ, जो दलित है उनके मन में गुस्सा है। बहुत सारे लोग, जैसे आज भी एक साथी की टिप्पणी आई कि भाई आईपीएस की फोटो वहाँ पे रखी है, बराबर में बाबा अम्बेडकर की मूर्ति रखी है, कि वो तो दलित कार्ड खेल रहे हैं। अब भाई अरे दलित कार्ड वो खेल रहे हैं तो उसके घर पे सरकार की तरफ से कौन जाने लग रहा है? कृष्ण लाल पवार, कृष्ण बेदी, फिर तो भाजपा सरकार भी दलित कार्ड खेलने लग रही है। अब अगर मैं बात करूँ, वहाँ महिपाल डंडा को क्यों नहीं भेजा हुआ तुमने वहां पे अपने, तुम जो हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको ही भेज दो, क्यों नहीं भेज रहे? अब एक बात बताओ, कृष्ण बेदी बड़ा, कृष्ण लाल पवार बड़ा, या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बड़ा? क्यों नहीं भेज रहे हो तुम? सीएम तो गए हैं। नहीं, सीएम गए हैं, सीएम अपना शोक सांत्वना प्रकट करने के लिए गए हैं, लेकिन मैनेज करने के लिए, परिवार को मनाने के लिए, परिवार को इस बात के लिए तैयार करने के लिए कि भाई तुम पोस्टमार्टम कराओ और हम इसकी जांच कराएंगे, किन लोगों को भेजा जाने लग रहा है? 2 एससी मंत्री हैं। 2 एससी मंत्री, इसका मतलब तो दलित कार्ड तो फिर गवर्नमेंट भी खेलने लग रही है। एक साथी ने और मेरे को ऐसा ही कहा कि भाई ये दलित संगठन इकट्ठा हो गया, इसमें जाति की क्या था? बिल्कुल मैं मानता हूं कि जाति के आधार पर उत्पीड़न नहीं होया होगा, क्योंकि उत्पीड़न होता है यस मैन हो तो आपका उत्पीड़न नहीं होएगा। और हमारे लोकल गांव देहात में तो एक कहावत प्रचलित है, हाजी की नौकरी नाजी का घर। जी, हाजी हाजी करते रहोगे तो नौकरी चलती रहेगी, जिस दिन नाजी करोगे घर पे बैठा देंगे। तो वो जो हमारी जो लोकोक्ति है, या जो हमारे समाज में जो चीजें चलती हैं जो बड़ी प्रैक्टिकल है, वो केवल दलित के लिए थोड़ी है, वो सबके ऊपर सबके लिए बराबर अप्लाई है। और ये हमारे सिस्टम की खामियां हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहता कि जाति के आधार पे उसका उत्पीड़न होया होगा, लेकिन एक बात आपको भी और हमारे समाज को माननी पड़ेगी, अगर दलित संगठन पूर्ण सिंह के लिए रोड पे ना आए तो उसके लिए कोई न्याय भी नहीं मांगेगा। कौन मांगेगा? पुलिस विभाग में कोई नहीं बोलेगा, खाप भी नहीं आएंगी, कोई भी नहीं आएगा। तो शुरुआत कोई तो करे, वो कम से कम इस बात के लिए हताश होकर बैठ जाएंगे। हाँ, परिवार के साथ कौन खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा। अब आप कांग्रेस का देखो, पंजाब में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। पंजाब में कांग्रेस के नेता आए, वहां स्टेटमेंट किसने दी? चरणजीत चन्नी ने।
हमारे कांग्रेस की ओर जो नेता गए वहाँ सबसे ज़्यादा सक्रियता जिन जिन लोगों की आपने देखी, उसमें अपनी शैलजा जी हैं, उदय भान जी हैं, मतलब वरुण मुलाना है। हाँ। और अब आज भी कोई मेरे ख्याल से दूसरे कोई स्टेट ज़्यादा हमारे से जो ऑफ साइड में है, तेलंगाना से तेलंगाना से और वहाँ से भी जो आए हैं, तो अगर वो फैक्टर काम ना करे तो फिर उसके लिए आवाज़ कौन उठाए। अब हमारे हरियाणा के या लोकल दाएं बाएं जो स्वर्ण जातियों के नेता हैं, वो कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स की राजनीति करते हैं अपनी जाति की। तो हम इससे भाग ही नहीं सकते। जातीय हमारा जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जातीय आधार पे जो पॉलिटिक्स होती है गलत है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जाति का आदमी नहीं बोले तो फिर उसके लिए कोई बोलेगा भी नहीं। चंडीगढ़ में महापंचायत हुई, वहाँ पे पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने एक स्टेटमेंट दी, कोई वाल्मीकि को लेके एक बयान दिया। महर्षि वाल्मीकि तो ब्राह्मण थे, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया। तो वहाँ पे जो एससी समाज के लोग थे या वाल्मीकि समाज के कुछ लोग थे, उन्होंने विरोध किया, हंगामा किया और उनको माइक तक भी छीन लिया। तो राजकुमार सैनी तो 2016 में भी आप देख चुके हैं, उनकी बयानबाजी कैसे रहती थी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? या ये उन्होंने जानबूझ के ऐसा स्टेटमेंट दिया या रूटीन में ऐसा बोल दिया गया होगा? देखो, राजकुमार सैनी का जो इतिहास रहा है वो तो सारे हरियाणा को पता है। यानी कि लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में, जातियों के बीच में आप एक तरह से जहर उनकी जहर प्लांट कर दो दिमागों में। 2016 में जब जाट आरक्षण के दौरान जो स्टेटमेंट आई थी, जाटों को लेकर के जो टिप्पणियां करी, क्या ज़रूरी था आप एक पूरी जाति को टारगेट करके वह टिप्पणी करते रहते हो? 5 साल अब सांसद नहीं थे तो कहाँ थे राजकुमार सैनी? एकदम से आप कैसे वहाँ पे पहुँच गए? और चलो आप वहाँ पहुँच गए, आप वायु पूर्ण के लिए 100 बार बात करो। महर्षि वाल्मीकि का वहाँ पे क्या जिक्र आ गया? और महर्षि वाल्मीकि का अगर आपने जिक्र कर दिया तो मतलब कि यहाँ संगत क्या बनती है? क्या कोई, अगर कोई उनसे पूछे कि यहाँ आप इस घटनाक्रम से उसको रिलेट करके दिखाओ कि आपने जिक्र क्यों किया? कोई इतिहास का कोई क्लासरूम तो था नहीं कि इतिहास बच्चों को पढ़ाना था या कुछ करना क्या था। साबित करना चाह रहे हो ये बात करके? ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में जाओ, जो इतिहास के स्टूडेंट हैं उनके पास जाओ, आप अलग अलग ग्रंथ अगर आपने पढ़ रखे हैं या कोई इतिहास की कोई पुस्तक आपने पढ़ रखी है, आप उनकी रेफरेंस के हिसाब से रेफरेंस लेके आओ और अपना शोध रखो, अपनी किताब लिखो और लोगों को बताओ कि वो हमारे बीच में भ्रामक प्रचार हो रखे हैं। हकीकत ये है। लेकिन जहां पूरा प्रदेश के मन में गुस्सा है कि भाई इतने बड़े अधिकारी ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड का कदम उठाना पड़ा और उसकी डेड बॉडी रखी है, उसकी अंत्येष्टि नहीं हो रही, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, और वहां आके कि वे महर्षि वाल्मीकि तो ब्राह्मण थे, ये चीजें अव्यवहारिक है। मतलब ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात हो सकती है। मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली है। मैं तो मूर्ख आदमी मानूं, किसी भी टाइम कुछ भी कह देना, अनावश्यक डाइवर्ट करने वाली बात भी हो सके कि वो किसी ने उसको तैयार करके भेज रखा हो। अब हो क्या रहा है, आप ये देखो, कोई ये कह रहा है कि भाई बिजरानिया जाट है, फिर जाट है तो फिर क्या हो गया भाई? कोई भी हो जिसका सुसाइड नोट में नाम आ गया। अब शत्रुजीत कपूर पंजाबी हैं, भीर हेरो की बात होगी। पढ़ो लिखो, आप आईपीएस बनो, आईएएस बनो, क्या बात होगी? पढ़ लिख करके भाई वाई पूर्ण सिंह भी, उनकी पत्नी भी आईएएस है। वो मुद्दा थोड़ी है कि कौन किस जाति का है। मुद्दा तो ये है ना कि भाई सारी चीजें कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से देश में होने लग रही कि नहीं होने लग रही? किसी के साथ अन्याय तो नहीं होने लग रहा है। अब जाट इसको पकड़ के बैठ जाए, पंजाबियों ने नारा सम्मेलन कर दिया, सैनी अपने सीएम के लिए इकट्ठे हो जाएं, और पंजाबी कल को ये कहने लग जाओगे भाई हमारे आदमी को है ना शत्रुजीत कपूर वो कुछ नहीं कह दोगे। दलित वायुपूर्ण के लिए आगे, जाट किसी के लिए आ जाओ, खाप किसी के लिए आ जाओ। तो ये गलत चीजें हैं जो समाज में एक जो कानून क्या कहता है, कानून संविधान क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर काम करे। अगर ये शिकायत सुमित के खिलाफ होती, ये ओपी के खिलाफ होती, तो अब तक कानून क्या कर चुका होता? और वही धाराएं, वही चीजें, इतना बड़ा अधिकारी, और तो वो धाराएं शत्रुजीत कपूर डीजीपी के खिलाफ काम क्यों नहीं कर रही? कहाँ अड़चन आ रही है? इसका मतलब अगर आप ताकतवर हो, आपका सत्ता में हाथ है, आप पुराने कद्दावर आदमी हो,
तो इसका मतलब आप कानून की धारा को प्रभावित कर डालते हैं। अगर कॉमन मैन पे ये आरोप लगे होते अभी तक तो जेल में होता। कॉमन मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे केस देखे हैं कि अगर सुसाइड नोट किसी बंदे ने लिख दिया, पैसे का मामला था या कुछ और भी मामला था, तो लोग पहले भी पैसे दे रखे, ऊपर से और पैसे दे के हाथ जोड़ के परिवार को कहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ कार्रवाई मत करवाना। तो और इसके ये जो होने लग रहा है ना, जो पूरा घटनाक्रम, मैं फ्यूचर में इसका आपको एक और दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। कल को कोई बंदा परमात्मा प्रकृति ना करेगा ऐसी नौबत आए, कोई सुसाइड करे, सुसाइड नोट लिख के चला जाए, तो उस सुसाइड नोट की कीमत घटेगी कि नहीं घटेगी, मतलब उसकी महत्ता, या उसको कोई एक प्रमाणिक दस्तावेज के तौर पर कोई सामने मतलब लेके आएगा। एक इंसान जो अपनी जिंदगी दे के कोई ऐसा सबूत छोड़ के जाता था, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो उसकी जाएगी। इम्पोर्टेंस क्या कल को हमारे यहाँ पे कानून में जो हमारी कोर्ट है वहाँ रेफरेंस से फैसले ज़्यादा होते हैं। आपका वकील है, आपका वकील वहाँ पे जाके और इस केस का रेफरेंस लेके कह देगा कि भाई फला केस होया था, उस फला केस में गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जमानत मिल गई थी, बाहर के बाहर जमानत मिल गई थी, हमारे लोगों को भी मिल जानी चाहिए। क्या वो रेफरेंस काम नहीं करेगा? करेगा। क्या जज मना कर देंगे उसको? तो ये जो नींव डाल दी ना फ्यूचर में, मेरे को जो दिख रहा है, और चलो ठीक है आगे उस पर काम होता रही हो, लेकिन आपके और मेरे सामने या समाज में कहने वाले तो मिल जाएंगे कि भाई क्या हो गया, ये तो ऐसे ही लिख के चले जाते हैं। जैसे अब वाई पूर्ण के बारे में कह रहे ना, ऐसा होता तो लड़ाई कर लेता, ऐसा होता इस्तीफा दे देता, ऐसा होता यूं कर लेता, ऐसा होता यूं कर लेता। ये जो कुतर्क प्लांट करे जाने लग रहे हैं, इनके दुष्परिणाम भी हमारे समाज को भुगतने पड़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ सुमित मकड़ोली, जो कि बहुत ही जागरूक व्यक्ति है और पूर्व में सरपंच भी रहे हैं, उन्होंने खुलकर वाई पूरण कुमार केस को लेकर जो सामाजिक एक तौर पे बंटवारा सा होता दिख रहा है, अलग अलग वर्ग जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आरोपियों के पक्ष में है तो कोई आरोपियों के खिलाफ है, तो सरपंच साहब ने पूरे खुले विचारों से अपनी बात रखी है। और आपने ये जो सरपंच साहब ने जो बातें की है, आप उनसे कितने सहमत हैं और क्या मानते हैं, ये अपने हमें कमेंट करके राय ज़रूर दें। सरपंच साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को।